Hello friends, how are you? Hope all of you are fine and burning midnight oil for the exam. Today we are going to cover the topic voice, active and पैसिव वॉइस। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉइस यानी कि बातचीत दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस से मेरा मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जहां सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आपके घर में आपके फादर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप भी कह सकते हो, मैं भी कह सकती हूँ, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। और इसको हम पैसिव में इस प्रकार चेंज कर सकते हैं कि मेरे पिताजी के द्वारा समाचार पत्र रोज पढ़ा जाता है। इन इंग्लिश वी कैन से द न्यूज़पेपर इज रेड डेली बाय माय फादर। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि ध्यान रखनी है हमको पैसिव वॉइस बनाते समय कि क्या वाक्य में यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रिया है जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यह हमको देखना जरूरी है। यह इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव हम नहीं बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ वह खेलता है, तो यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इससे हमको ये नहीं पता चल रहा कि वो क्या खेल, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि। अगर हम ये कहें वह फुटबॉल खेलता है, तो वह क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और खेलता है क्रिया। तो यहाँ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे को किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं यू आर वॉचिंग अ वीडियो, और इसका जो पैसिव होगा वो क्या होगा, अ वीडियो इज बीइंग वॉच्ड बाय यू, BEING। तो यहाँ पर ये अंतर आप देख लीजिए, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। एक वचन के साथ माय फादर एक वचन है, एक वचन के साथ एस और एस लगाते हैं। और ये है दूसरा सेंटेंस है, यू आर वॉचिंग अ वीडियो, तो ये किस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ एक वचन के साथ, जैसे एक वचन क्या हो गया, आ वीडियो एक वचन हो गया, सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज का यूज करेंगे। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आमतौर पर कुछ 8 टेंसेस के ही हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं, और उससे जो हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉयज प्ले क्रिकेट डेली। तो यहाँ पर बॉयज, द बॉयज जो हो गया आपका प्लूरल है, और उसके साथ हम क्रिया में एस और ई एस नहीं लगाते हैं, और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे,
द बॉयज जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये इंटरचेंज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको भी पता होगा। और बाय से इसको हम बनाते हैं। तो बाय हम कब लगाएंगे? जस्ट आफ्टर, जब हम मुख्य क्रिया जो पास्ट पार्टिसिपल जो मुख्य क्रिया है उसके जस्ट आफ्टर बाद लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर डेली जो कि आपका एडवर्ब आ गया है, जस्ट आफ्टर एडवर्ब हमने यहाँ पर लगाई है। तो क्रिकेट इज प्लेड, तो ये आप प्लेड जो है थर्ड फॉर्म है, और या फिर हम इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। क्रिकेट इज प्लेड डेली बाय द बॉयज। तो यहाँ पर हमने वैसे वाक्यों का पैसिव बना, इस तरह के वाक्यों का पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या प्रयोग, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार ही इज एंड आर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट केवल एक है तो हमने इज लगाया। और सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की है। और एक्टिव वॉइस में ऐसे वाक्यों की जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं? जैसे हम ये कहें ही इज डूइंग होमवर्क, तो यहाँ पर ही के बाद हेल्पिंग वर्ब है और डू फर्स्ट फॉर्म है ऑफ द वर्ब, उसमें ing लगा है, एंड देन होमवर्क जो है आपका ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे इसको तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद इज बीइंग लगाएंगे या फिर एम बीइंग या आर बीइंग, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाते हैं। जो सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर होमवर्क जो है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, तो होमवर्क एक वचन है तो इसलिए हम इज लगाएंगे यहाँ पर। होमवर्क इज बीइंग डन बाय हिम, तो यहाँ पर ही का हिम हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह के वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए गए ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार हैव बीन और हैज बीन, BEEN का यूज करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। और एक्टिव वॉइस में ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार होगी: सब्जेक्ट लेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ही हैज डन होमवर्क। तो पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। तो जो सब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो अब यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो होमवर्क जो है एक वचन होगा तो उसमें हम हैज का यूज करेंगे, HAS, हैज। और BEEN, बीइंग, बी फॉर बॉल वाला बी, तो उसको तो हमें लेना ही है, ये आवश्यक है, बीन। और डू का थर्ड फॉर्म होगा डन, डू डिड डन, तो डन हो जाएगा। और ही जो बाय तो हम लगाना ही है, उसके बाद हिम लगाना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों
का पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए गए ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हम वॉज और वर लगाते हैं, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में हमने वॉज और वर का यूज करना है। तो एक्टिव वॉइस में इस तरह के वाक्यों की स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं। ही केप्ट द बैग ऑन द टेबल। तो कीप, कैप, कैप। तो कैप्ट ही सेकंड फॉर्म है और कैप्ट ही KEPT कैप्ट ही थर्ड फॉर्म होगी। तो इसका जो वो बनेगा पैसिव वॉइस, वो क्या होगा? द बैग वॉज कैप्ट, क्योंकि द बैग क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम वॉज लगाएंगे। अगर यहाँ पे बैग्स होता BAGS तो हम वर लगाते हैं यहाँ पर। द बैग वॉज केप्ट ऑन द टेबल बाय, क्योंकि ही है इसलिए हिमांशु। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए गए ऑब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वॉज बीइंग, जैसे इज बीइंग था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसी तरह से यहाँ पर वॉज बीइंग और वर बीइंग का यूज होगा और क्रिया के सहायक क्रिया के रूप में। और एक्टिव वॉइस में ऐसे वाक्यों की जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस वॉज ओब्लिक वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ही वॉज डूइंग दिस वर्क या ही वॉज डूइंग होमवर्क। तो यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क वॉज बीइंग डन बाय हिम या होमवर्क वॉज, क्योंकि दिस वर्क भी आपका सिंगुलर है और होमवर्क भी, तो इसलिए वॉज का यूज होगा BEING। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ING की जगह लगाया है, उसी तरह से ING के स्थान पर BEING लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद BY बाय और ही के स्थान पर HIM हिम। यदि कोई एक्टिव वॉइस वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो इस तरह के वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला नंबर और पर्सन के ऑब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। यहाँ पे हैज और हैव सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन इसमें पास्ट परफेक्ट में इस चीज़ का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम इसमें हैड बीन का यूज ही करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सके। और इसमें हम इस तरह से बना सकते हैं। ही हैड डन हिज होमवर्क। तो इसके लिए क्या हम बनाएंगे? His homework had been done by him। तो यहाँ पर भी BEEN का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेड तो लगी गई। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वैसे इस तरह के वाक्यों में पैसिव वॉइस में बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए गए ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार शैल बी और विल बी का यूज किया जाता है। और इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। रीता विल प्रिपेयर डिनर। तो यहाँ पर डिनर विल बी, तो शैल बी और विल बी, तो डिनर विल बी और प्रिपेयर्ड जो हो गया वो आपका थर्ड फॉर्म हो गया बाय
रीता। तो रीता ऑब्जेक्ट था तो वो मतलब ऑब्जेक्ट हो गया रीता, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। और डिनर जो था वो आपका ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा द चिल्ड्रन स्पोक लाउडली। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसके अतिरिक्त फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी हम जब वाक्य को चेंज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम वाक्य को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर किए गए ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज हम करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में ऐसे वाक्यों की बनावट इस प्रकार होगी, जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव का यूज होगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें लगानी है और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो आई शैल हैव डन होमवर्क। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? होमवर्क विल, क्योंकि आई के साथ तो शैल आएगा, लेकिन होमवर्क के साथ विल आएगा। विल हैव बीन डन बाय मी, क्योंकि आई का मी हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट सेगमेंट। देखते हैं नेक्स्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। First one is the spectator laughed at the clown. Here the spectator क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। laughed past tense में है। laughed at ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। the clown ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है, उसका हमको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने अभी पिछले सेगमेंट में पढ़ा था कि पास्ट टेंस में अगर है तो वॉज और वर का यूज करते हैं। द क्लाउन एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो उसके साथ हमको वॉज का यूज करना है। और अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो प्लूरल होता, तो हम यहाँ पर वर्ब का यूज करते। द क्लाउन वॉज लाफ्ड एट बाय द स्पेक्टेटर। यहाँ पर जब अगर प्रपोजिशनल वर्ब को चेंज करते हैं तो उसके साथ यूज हुआ प्रपोजिशन भी हम नहीं हटाते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। एट हमको लगाना है, एट को हटाना नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज, आर यू रीडिंग अ स्टोरी बुक? तो यहाँ पर ये यस और नो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये आर यू रीडिंग अ बुक अगर हम कहते हैं तो इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य इज एम आर वॉज वर्ड से शुरू हो तो वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम इज एम आर वॉज वर्ड का यूज सब्जेक्ट के स्थान पर किए गए ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार करेंगे। वाक्य के शुरू में हम इज एम आर वॉज पर उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, और फिर उसके बाद बीइंग का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। और यहाँ रीड जो है, आर यू रीडिंग अ बुक, तो रीड जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो रीड, रेड, रेड ही रहता है, स्पेलिंग सेम रहेगी।
तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं और आईएनजी के स्थान पर BEING हो जाएगा। क्या आंसर होगा? कि बुक है, आ स्टोरी बुक एक वचन हो गया यानी कि सिंगुलर हो गया, तो हम यहाँ पर आर के स्थान पर इज का यूज करेंगे। आ इज आ स्टोरी बुक बीइंग, तो बीइंग रेड, आईएनजी के स्थान पर बीइंग ले लिया और रेड बाय यू। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है, जबकि इनडायरेक्ट में हम क्वेश्चन मार्क जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें आर यू कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट, तो इज दिस प्रोजेक्ट बीइंग कंप्लीटेड बाय यू। और अगर हम इसको पास्ट टेंस में लेते हैं, डिड ही हेल्प यू, तो यहाँ पर ये यू जो है वो आपका प्लूरल में आता है, तो उसके साथ हम वर का यूज करेंगे। वर यू हेल्प्ड बाय हिम। तो यदि कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस डू, डज, डिड से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए गए ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। हमको इस बात का ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग जो है ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पर भाव और अर्थ के अनुसार, जैसे कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में करते हैं, यहाँ भी हम वाक्य के शुरू में हम जैसे कि प्रे करते हैं या कामना करते हैं, तो इसका वाक्य कैसे हम बनाएंगे? इट इज प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग। लेकिन अगर हम ये कहें मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, तो इसका पैसिव हम इस प्रकार बनाएंगे, मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्लेस है, तो हम इसको थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। और मे यू लिव लॉन्ग में वो संभव नहीं था, इसलिए हमने इसे इट इज प्रेड, इट हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। और इज क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है इसलिए लगाया है, और प्रेड क्योंकि हम प्रे कर रहे हैं इसलिए, और दैट अपनी तरफ से इसमें हमने जोड़ा है और उसमें हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा करके दैट का यूज, मतलब एक असर्टिव सेंटेंस की तरह से इसको बनाया। अब दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, तो यहाँ पर इसका वाक्य हम बनाएंगे मिल्क, क्योंकि मिल्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। दिस बॉटल क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो मिल्क हम सब्जेक्ट की तरह से ले लेंगे, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल। तो अब यहाँ पर मेन थिंग इज दिस कि हमने यहाँ पर इन क्यों लगाया। तो इस बात का हमको याद रखना है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद फिक्स प्रपोजिशन लगता है, जैसे इंटरेस्ट, कंसिस्टेड, कंटेन के बाद पैसिव वॉइस अगर हम बना रहे हैं तो आर एंड इन का यूज करते हैं। आफ्टर दिस देयर इज अनदर सेंटेंस, वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स। तो यहाँ पर भी आवर एल्डर्स ऑट टू बी ओबेड भी हम बना सकते हैं, ये भी सही होगा। और अगर हम वी के स्थान पर अस का यूज किया जाता है, तो हम बाय अस लिखते हैं तो भी सही है। जहाँ वाक्य में मॉरल या नैतिक सलाह देते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट प्लस शुड
कैन, वुड, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है एल्डर्स, आवर एल्डर्स, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे तो ये आवर और एल्डर्स हो जाएगा। ऑट टू, ये मॉडल है, तो उसके बाद बी ई बी का यूज करते हैं। और टू के बाद हमने बी ई का यूज किया है, और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है। और बाय, ये जो है बाय हम लगाएं या न, बाय अस लगाएं या न लगाएं, इट इज अंडरस्टूड के जो हमारे एल्डर्स हैं उनको हमें वो करना चाहिए, तो बाय अस ना भी लगाएंगे तो भी ये चल जाएगा। अगर वाक्य शैल, विल, कैन, कुड, शुड यानी कि मॉडल से शुरू हो, तो इस तरह के वाक्यों को पैसिव बनाते समय, ये दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। वाक्यों को पैसिव में बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होने वाले ऑब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज हम वाक्य में करते हैं। और बी फॉर बॉल वाला बी का यूज हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। जैसे कैन ही डू दिस वर्क, कैन दिस वर्क दिस योर सिंप्लिसिटी हैज इम्प्रेस्ड मी। तो इसका आंसर होगा आई हैव बीन इम्प्रेस्ड बाय योर सिंप्लिसिटी। अगर हम ये कहते हैं तो ये गलत होगा। वैसे तो हम ये जानते हैं कि बाय लगाया जाता है, बाय के स्थान पर यहाँ पर हमें विद लगाना है। क्यों लगाना है? अकॉर्डिंग टू रूल प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, इम्प्रेस्ड के बाद पैसिव वॉइस में WITH विद का यूज हमें करना है। और यहाँ आंसर में भी जब हमने पैसिव वॉइस यहाँ पर बनाया है तो इसमें देख लीजिए, आई हैव बीन इम्प्रेस्ड विद योर सिंप्लिसिटी। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त हम अक्सर पैसिव वॉइस बनाते समय बाय का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके कारण ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज हम नहीं करते। कुछ और भी वाक्य हैं वहां पर एट का यूज हम करेंगे। और वो वर्ब्स हैं सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, disappointed, displeased, जैसे this critical condition alarmed him। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? He was alarmed at this critical condition। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना होगा। आफ्टर दिस देयर इज अनदर सिट डाउन। ये सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट भी नहीं है। यहाँ पर एडवाइस या ऑर्डर का बोध होता है। जैसे ब्रिंग योर नोटबुक, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग योर नोटबुक या यू आर एडवाइज टू ब्रिंग योर नोटबुक। और हम इसको लेट से भी बना सकते हैं, लेट योर नोटबुक बी ब्रॉट। लेकिन इम्पेरेटिव से प्रार्थना का भी बोध होता है। तो अगर हम ये कहें प्लीज गिव मी योर नोटबुक, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर नोटबुक। ये उस स्थिति में होता है जबकि आपका होमवर्क या क्लास वर्क कंप्लीट हो और आपके क्लासमेट का वर्क कंप्लीट ना हो, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा और वो कहेगा प्लीज गिव मी योर नोटबुक। और उसको हम पैसिव में किस तरह से बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर नोटबुक। और इसी तरह से सिट डाउन, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। अगर हम कहें प्लीज सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। इसके बाद में आता है आई नो हिम। आई नो हिम को हम कुछ अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद
फिक्स प्रपोजिशन आता है, जैसे नोन टू, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, वेक्स्ड एट, सरप्राइज्ड एट, फिल्ड विद। तो उसी के आधार पर ही हम यहाँ पर टू लगाना आवश्यक है, इसलिए हमने लगाया। अब इसके बाद लास्ट वन इज डोंट इंसल्ट अदर्स। तो ये लेट से बनाया जा सकता है, लेट अदर्स नॉट बी इंसल्टेड। इसे हम लेट से तो बना ही सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। अगर नकारात्मक वाक्य है तो हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और दूसरा तरीका है यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट अदर्स। फॉरबिडन का मतलब भी मना करना है। यू आर एडवाइज नॉट टू इंसल्ट अदर्स, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू इंसल्ट अदर्स। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। वर्ब लेट, बिड, हेल्प और मेक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट इन्फिनिटिव यानी कि बिना टू के हम कर सकते हैं। और बिड, हेल्प और मेक का प्रयोग पैसिव वॉइस में टू के साथ ही होता है, जैसे शी लेट मी गो। तो यहाँ पर अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे इसको तो हमें टू का यूज करना होगा, जैसे लेट हिम, शी लेट मी गो तो हो गया, लेकिन अगर हम इसको उसमें बनाते हैं तो हमें इसमें टू लगाना होगा। अब जैसे ही वॉज बिडन टू लीव द रूम बाय मी, आई बेड हिम लीव द रूम, और ही वॉज बिडन टू लीव। तो यहाँ पे हमने टू का यूज किया है। अब लेट का प्रयोग वाक्य में अलग अलग अर्थ में होता है, जैसे लेट मी प्ले। तो यहाँ पर मी की जगह आई का यूज होगा, और आई मे बी अलाउड टू प्ले, और लेट अस हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प। दिस इज द लास्ट सेगमेंट, सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। लेकिन लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य